अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। क्या हालचाल आप सभी के? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के पार्ट नंबर 6 के बारे में। जी हाँ, 5 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं और आज है पार्ट नंबर 6। आपको पता है, मैंने जो लास्ट वाले पार्ट थे, मतलब जो पार्ट नंबर 4 था और जो पार्ट नंबर 5 था, इसका लेवल थोड़ा सा अप करके रखा था। क्या करके रखा था? अप। बाकी जो पार्ट 2 था और जो 3 था, इसका लेवल मैंने मॉडरेट रखा था, और जो पार्ट नंबर 1 था इसका लेवल मैंने ईज़ी रखा था, ठीक है ना? आज जो पार्ट नंबर 6 है भाई, इसका लेवल मैंने टफ नहीं रखा है, इसका लेवल थोड़ा-सा डाउन किया है, ठीक है? तो हम तो हर लेवल को लेकर के चल रहे हैं, तो हमने इस वाले सेक्शन का पर्टिकुलरली लेवल थोड़ा-सा डाउन किया है, ताकि एक कह सकते हैं ना कि विद द फ्लो में आप आंसर दे सकें और कॉन्फिडेंस आए, मज़ा आए थोड़ा-सा करने में कि हाँ, सर क्वेश्चन्स उड़ गए हैं। अगले वाले सेक्शन का जो पार्ट नंबर 7 हम लेंगे इसका, उसका लेवल थोड़ा फिर दोबारा से अप करने वाले हैं हम, ठीक है? समझ गए आप बात को? आ जाइए ज़रा। तो हिस्ट्री की हम बात करेंगे। हिस्ट्री के बहुत ही प्यारे-प्यारे से प्रश्न हैं। जल्दी से आप इनका आंसर देते हुए चलेंगे और मुझे पता है कि आप इसको अच्छा स्कोर कर पाएँगे इसमें। कम से कम 80 टू 90% तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने पढ़ा है, अच्छे से तैयारी करी है। चलिए शुरू किया जाए। देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई, तत्वबोधिनी सभा की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। क्या कहा? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अला इसको तो छोड़ो, ये तो होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपसे पूछता है एक तो आत्मीय सभा, क्या पूछता है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1814-15 में किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय, आरआरएमआर के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। इनका एक न्यूज़पेपर हो जाता है, उस न्यूज़पेपर का नाम है, इनका एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का नाम है, वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन एक बड़ा ही फेमस सा है जिसे बोलते हैं संवाद कौमुदी। कौन-सा है? संवाद। मिरातुल अखबार भी है, तो ये है संवाद, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इनका न्यूज़पेपर हो जाता है। इन्हीं के द्वारा भैया नेशनल प्रेस की स्थापना भी की गई थी। नेशनल प्रेस, तो जो राष्ट्रीय प्रेस है जिसे नेशनल प्रेस कहा जाता है, उसकी स्थापना भी किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा भैया उसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें अगर हम बात करें एक बड़ा सा ही फेमस और आता है, आपको देखने को मिलेगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी भाई? अगर हम आर्य समाज को आगे लेकर के चलें, आर्य समाज की स्थापना भैया 1875 में, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो स्थापना करी थी उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी। एक्चुअली आर्य समाज का मतलब था हिंदू धर्म में सुधार करना, और हिंदू धर्म में सुधार करना, उस चीज के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्लोगन भी दिया था, एक नारा भी दिया था। इसको कहा जाता है वेदों की ओर लौटो। क्या कहा जाता है? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो, ये वाला स्लोगन भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही दिया गया था। इसके अलावा मेरे भाई बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक किताब भी लिखी है। उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है?
उस किताब का नाम है मेरे भाई सत्यार्थ प्रकाश। वो किताब भी लिखी गई है 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही। इन्हीं अच्छा, एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसको मार्टिन लूथर कहते हैं? वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आंसर करना है इसका। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है? हल्का सा पेन को कम करके रखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? लो, वही पूछ दिया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय के राजा राम मोहन रॉय के न्यूज़पेपर का नाम बताइए भाई। तो मिरातुल अखबार भी तो था। हम कह रहे थे कि वैसे तो संवाद कौमुदी है, काफी बार पूछा जाता है, लेकिन इसके साथ इसके एक साल बाद निकाला था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, ये जो न्यूज़पेपर था, ये किसका हुआ करता था? ये हुआ करता था भैया राजा राम मोहन रॉय का। और इसी के साथ साथ दूसरा कौन सा? संवाद कौमुदी भी बताया। अगर मैं बात करूं भारत में फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन था, न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो भैया भारत का पहला अखबार था बंगाल गजेट। कौन सा था? 1780 में से पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजेट। तो बंगाल गजेट भारत का पहला न्यूज़पेपर हुआ करता था। इसको पब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो बाई जेम्स अगस्टस हिक्की। तो बाई जेम्स अगस्टस हिक्की, शॉर्ट में उसी को जे ए हिक्की कहा जाता है। जे ए हिक्की कहा जाता है, जेम्स अगस्टस हिक्की। उसके द्वारा पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था भारत में। यदि बात करें कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, बताओ फटाफट से। पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, उसका नाम था उद्दंड मार्तंड, है ना? याद आ रहा है? पंडित जुगल किशोर के द्वारा। अच्छा, ये तो जगह जे ए हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया था। अगर फर्स्ट इंडियन पूछे, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन, पहला भारतीय न्यूज़पेपर जो है कि एक भारतीय के द्वारा पब्लिश किया गया था, उसका नाम भी ये जो है बंगाल गजेट ही था। उसको गंगाधर भट्टाचार्य जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। और इसको पंडित जुगल किशोर के द्वारा पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था उद्दंड। उद्दंड कैसे लिखते हैं? उद्दंड मार्तंड। देख लेना यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाए हिंदी लिखते समय तो बात अलग है। वैसे उद्दंड मार्तंड नामक न्यूज़पेपर हुआ करता था। पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो आंसर क्या हो गया? राजा राम मोहन रॉय वाले समाचार पत्र का नाम हो गया मिरात उल अखबार। क्या हो गया मेरे भाई? मिरात उल अखबार राजा राम मोहन रॉय वाले समाचार पत्र का नाम हो गया। अगला देखिए भाई, अगला क्या है? विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट ऑफ शिकागो 1893, याद आ रही है आपको? 1893 की वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट जो थी, उसको अटेंड किया गया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे 1892 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर 1872 में, तो बताइए फटाफट से क्या हुआ था 1872 में? एक्चुअली 1872 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। 70 में 1 साल के, 72 71 में 2 साल के और 72 में 3 साल के। 1872 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। 1890 में गांधी जी 21 साल के हो गए थे। इसके अलावा बात करें 1901 में, तो 1901 में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम आईएनसी का सेशन अटेंड किया था। लिख लो जरा। गांधी जी गांधी जी फर्स्ट टाइम अटेंडेड द कैलकाटा सेशन ऑफ कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी। गांधी जी भारत में आए थे किसी काम से साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी ने आईएनसी का सेशन चल रहा था कलकत्ता में 1901 में। तो गांधी जी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, गांधी जी ने पहली बार आईएनसी का कौन सा सेशन अटेंड किया था? 1901 का कलकत्ता सेशन। अच्छा, ये बात कर रहा है स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच की। शिकागो कहाँ पर है? यूएस में। अच्छा, यूएस से रिलेटेड एक, आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन है 1875 में जो बना था, तो लिखेंगे जरा।
यूएस से रिलेटेड 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? इन यूएसए, इन यूएसए, यूएसए में 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसको कहा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है, जिसकी स्थापना कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावस्की के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लावस्की, कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावस्की। तो भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लावस्की के द्वारा की गई थी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर भैया आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर भैया आपका सी हो गया। समझ गए हैं आप बात को? चले हम आगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है विच वॉज द फर्स्ट। ओहो, यही क्वेश्चन तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे और यही वाला इसने पूछ दिया है। यही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे और यही वाला इसने पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। और कब पूछा है ये? बिहार सर्विस का क्वेश्चन ही ये 2016 का। तो बंगाल गजेट ही भारत का पहला न्यूज़पेपर हुआ करता था, जिसको पब्लिश किया गया था 1780 में बाई जे ए हिक्की। जे ए हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। अच्छा, ये जो न्यूज़पेपर थे ये प्रिंट हुआ करते थे प्रेस से, है ना? और भारत में प्रेस की शुरुआत किसने करी थी? फर्स्ट प्रेस ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछते, फर्स्ट प्रेस इन इंडिया, तो फर्स्ट प्रेस इन इंडिया, तो भैया ये किसके द्वारा लगाई गई थी? तो ये थी भैया 1556 में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? इन गोवा। तो 1556 में इसकी गोवा में शुरुआत की गई थी बाई पुर्तगीज, पुर्तगालियों के द्वारा, बाई पुर्तगीज। और जो यहाँ के प्रीस्ट हुआ करते थे गोवा के, उनके द्वारा, गोवा के पादरियों के द्वारा 1557 में यहाँ से पहली किताब पब्लिश की गई थी। तो भैया पहली जो प्रेस है वो 1556 में गोवा में लगाई गई थी। समझ गए हैं आप बात को? तो ये भी आपसे पूछ लेता है, नेशनल प्रेस की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय ने। अगर आपसे पूछते कि नेशनल प्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो पहली प्रेस तो पुर्तगालियों ने। लेकिन अगर आपसे जो पूछे नेशनल प्रेस, तो उसकी स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने करी थी। समझ गए आप बात को? क्लियर है? क्लियर है भाई? आइए जरा नेक्स्ट, अगला चलते हैं। ला 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 ला। Which of the following had presided over the annual session of Indian National Congress held at Lucknow in 1916? 1916 में लखनऊ के सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सभी को पता है कि अगर मैं आईएनसी की बात करूं, भैया आईएनसी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आईएनसी का जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो कब हुआ था? वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और 28 दिसंबर 1885 को जब आईएनसी बनी थी, तो यूजुअली इसमें जो बड़े लोग हुआ करते थे, खास करके जो बुजुर्ग लोग थे, कुछ एजुकेटेड जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था और पहले अध्यक्ष इसके डब्ल्यूसी बनर्जी थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इसको युवा लोग ज्वाइन करते हैं, और युवा लोग जो गर्म खून के थे, गर्म मिजाज के थे, जो तोड़ में भरोसा रखते थे, तो इस उनका दबदबा बन जाता है। तो भैया अगर मैं आईएनसी को लेकर के आगे की बात करता हूँ, तो आईएनसी में दो प्रकार के लोग हो जाते हैं। एक वो जो प्यार से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, और एक वो जो हथियार से यानी कि तोड़ फोड़ से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। जो प्यार से मनवाना चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर्स यानी कि नरम दल के लोग कहा जाता है। नरम दल यानी कि आपका मान लीजिए दादा भाई नेहरू जी हो गए, समझ रहे हैं आप, जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, इस प्रकार के नेता हो गए। दूसरे वाले एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं। दूसरे वाले एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, यानी कि गरम दल के लोग कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो गरम दल के लोग थे वो आपके जैसे थे कि लाइट नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, तोड़ फोड़ मचा दो, सड़क पे चक्का जाम लगा दो, रेलवे ट्रैक को उखाड़ के फेंक दो, फिर देंगे लाइट ही। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जैसे नेता। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता। यहाँ पर भैया बात करें, यहाँ पर भैया दादा भाई नेहरू जी जैसे नेता। यहाँ पर भैया गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता हुआ करते थे।
अब क्या होता है कि मॉडरेटर्स का जो दबदबा था वो 1885 से लेकर के 1905 तक ही था। 1905 के बाद में दबदबा होने लगा एक्सट्रीमिस्ट का। 1905 से लेकर के 1919 तब तक फिर गांधी जी आ गए थे, फिर तो गांधीवादी युग शुरू हो जाता है, गांधी नेरा शुरू हो जाती है। तो जब एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे 1905 में, और 1905 में ही आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1905 में ही भैया बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ये ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ये आपका जो है हिंदू डोमिनेटेड एरिया। तो इसका पार्टीशन किया गया था डिफरेंसेस लाने के लिए। तो भारत के लोगों ने इसी के खिलाफ चलाया था स्वदेशी आंदोलन। और जब भारत के लोगों ने इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट, तो आईएनसी भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। बनारस सेशन में डिसाइड हुआ था 1905 वाले में। और जब आईएनसी इसको सपोर्ट कर रही थी तो समस्या ये थी कि आईएनसी का जो मूवमेंट चलेगा स्वदेशी आंदोलन, वो इस विचारधारा से चलेगा या इस विचारधारा से चलेगा। आपस में क्लैश हुआ, 1906 में लड़ाई होती, लेकिन बीच में दादा भाई नेहरू जी आ गए। दादा भाई नेहरू जी के सामने ना ये बोले ना ये बोले, क्योंकि वो तो उनकी रेस्पेक्ट सब करते थे। लेकिन 1906 में नहीं, तो 1907 सही, 1907 में आईएनसी का जो सेशन होता है, 1907 में आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है भैया, वो कहाँ पर होता है? वो होता है सूरत में। और जब ये सूरत सेशन होता है, इसी को सूरत स्प्लिट कहते हैं, क्योंकि आईएनसी यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर नरम दल को आईएनसी से बाहर कर दिया गया था, और आईएनसी में सिर्फ सॉरी, नरम दल ही बचा था, गरम दल को आईएनसी से बाहर कर दिया गया था। इन लोगों को आईएनसी से बाहर निकाल दिया गया था। आईएनसी में सिर्फ नरम दल ही बचा था, मॉडरेटर्स ही बचे थे। बट ये चल रही थी, इसके बाद आईएनसी कमजोर पड़ गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो मानते नहीं थे। इसी वजह से फिर आगे चल करके 1917 में सेशन होता है। और 1917 में आईएनसी का जो सेशन होता है उसे बोलते हैं लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन। और अगर लखनऊ सेशन की बात करें, किस लिए इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पर नरम दल तो आईएनसी में पहले से ही था, यहाँ पर दोबारा से गरम दल को आईएनसी में जोड़ लिया गया। तो ये नरम दल और गरम दल फिर दोबारा से यूनाइट हो गए, इसीलिए ये लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि इस लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? भैया इस लखनऊ सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। जो एसी मजूमदार थे वो इसके अध्यक्ष थे। यानी कि अंबिका चरण मजूमदार जो थे, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो लिखेंगे अंबिका चरण मजूमदार 1916। इसके बाद अगला जो सेशन हुआ था 1917 का, वो दोबारा से कलकत्ता में हुआ था। और उसमें अध्यक्ष बनी थी यहाँ पर होम रूल मूवमेंट चलाने वाली, 1916 में जिन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ही आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष है। पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू है। तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। और आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। आंसर इसका एसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर डी आ गया। समझ गए हैं आप बात को? हाँ, समझ गए हैं आप बात को? क्लियर है? चलें। हाँ, ओके, चलिए तो देखेंगे जरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बताइए फटाफट से। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स of assessment the British government collected revenue directly from the farmers। कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए। यहाँ पर हो गए भैया ये किसान, ये क्या हो गए? किसान। पहले क्या किया गया? ये कौन है? ब्रिटिश पर्सोनल, जो अभी सरकार को चला रहे हैं करंटली। पहले ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स के पहले ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा जिसका नाम होगा जमींदार। जिसका नाम क्या होगा? जमींदार। और ये जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा ब्रिटिशर्स को। इसी को जमींदारी सिस्टम या फिर पीएसएस, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन फिर ये कहा गया कि किसान जो होते हैं, किसानों से डायरेक्टली रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। कैसे किया जाएगा? डायरेक्टली। और जब डायरेक्टली किया किया जाएगा तो किसान को ही क्या कहते हैं? रैयत कहा जाता है। रैयत का मतलब किसान होता है। तो इस सिस्टम का नाम क्या हो गया? इस सिस्टम का नाम हो गया रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम। समझ गए? तो जमींदारी सिस्टम कौन सा है? जमींदारी सिस्टम जब किसानों से कनेक्ट करते हैं जमींदार, और जमींदार देते हैं ब्रिटिशर्स को। रैयतवारी कौन सा है? जब किसानों से डायरेक्टली लेते हैं ब्रिटिशर्स। एक होता है महलवारी। महलवारी क्या है मतलब? महलवारी का सिस्टम ये होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए किसानों का एक गांव है, इस गांव के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया जाए। इस गांव के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया जाए, और इस गांव से ब्रिटिशर से टैक्स को वसूले। इस गांव को ही क्या कहा जाता है?
इस गांव को महल कहा जाता है, महल। महल मीन्स एक गांव, और इसी को क्या कहते हैं? महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम है, समझ गए? तो पहले किसानों से जमींदार लेके ब्रिटिशर्स को दे तो ये जमींदारी हो गया, किसानों से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स लें तो ये रैयतवारी हो गया, और एक गांव के लिए टैक्स फिक्स कर दिया जाए, उस गांव के रूप में वो टैक्स जाए, कोई कितना भी दो, तो वो गांव के लिए जब टैक्स फिक्स किया गया, गांव मतलब महल, तो ये महलवारी सिस्टम हो गया। तो रैयतवारी, महलवारी और जमींदारी, ये तीन सिस्टम हुआ करते थे, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। तो कोई बात नहीं, हमें तो रैयत आंसर है हमारा, तो रैयतवारी पर टिक कर दो, महलवारी नहीं दिया तो क्या हो गया। अन्नवरिया तू आ तो सही, एक बारी तू आ तो सही। चलिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे और हम बुलाएंगे। तुम देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। बिल्कुल आएंगे और हम बुलाएंगे, तुम देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या 7 आ चुका है भैया, सातवां। सातवां प्रश्न कह रहा है आपसे which viceroy had made the observation it is a beautiful world if it was not for Gandhi। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है अगर ये गांधी के लिए नहीं है। क्या कहा गया? ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है अगर ये गांधी के लिए नहीं है। it is a beautiful world if it was not for Gandhi। ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है अगर ये गांधी के लिए नहीं है। ये कहा गया था भैया लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। 1933 की बात कर रहा हूं मैं, जब लॉर्ड इरविन के बाद वेलिंगटन आया था। जिस समय लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन आया था, उसी वेलिंगटन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाज नॉट फॉर द गांधी। अगर हम इरविन की बात करें तो ये इरविन, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था आप सभी को पता है? कि भैया जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था वो इसी के शासनकाल में चलाया गया था। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1931 में। भगत सिंह को फांसी दी गई थी भाई इसके शासनकाल में 23 मार्च 1931 को। वेवल की बात करें तो ये 1945 में वेवल प्लान लेकर के आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस इसके समय पर हुई थी 1945 में। इसी के शासनकाल में वेवल प्लान को डिस्कस करने के लिए क्या हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके अलावा बात करें आपसे, माउंटबेटन, भारत की आजादी के समय कौन था वाइसरॉय? आपसे पूछेगा भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय, भारत की आजादी के समय वाइसरॉय कौन था? तो भैया भारत की आजादी के समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड माउंट बेटन था। चलिए भाई अगला देखिए, अगला फटाफट से। नील दर्पण इज अ प्ले बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ इंडिगो रिवेलियन ऑफ बंगाल 1860-61। भैया नील दर्पण क्या है? आप सभी को पता है कि ये जो भारत है इसमें ये बंगाल है, ये भारत है और इस भारत में ये बंगाल है। और भैया जो बंगाल है, इस बंगाल में जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि वगैरह थी, तो जबरदस्ती नील का उत्पादन किया जाता था। जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाते थे ये ब्रिटिशर्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वही व्यापारी हैं, वही शासन को चला रहे थे इनिशियली। तो नील का उत्पादन जबरदस्ती करवाते थे। अब नील घाटे का सौदा होता था, एक तो उसकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती थी, तो वहां से उर्वरकता को, फर्टिलिटी को खत्म कर देती थी। दूसरी चीज क्या है, ब्रिटिशर्स उसको अच्छे दामों पर नहीं खरीदते थे, और वो एक कैश क्रॉप है, बेचना ही पड़ेगा, और कोई यहाँ खरीदता नहीं था, तो ब्रिटिश इंडियंस के लिए घाटे का सौदा था। तो जब 1857 की क्रांति हो गई, तो क्रांति के जस्ट बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गई, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को कंट्रोल करने लगी, दो भाई दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, उन्होंने स्टार्ट किया कि भैया हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। तो गोविंदपुरा गांव से, बंगाल की बात करें तो बंगाल के गोविंदपुरा गांव से स्टार्ट हुआ था। बंगाल के गोविंदपुरा गांव से, बंगाल के गोविंदपुरा विलेज से ये स्टार्ट हुआ था कि हम इंडिगो का उत्पादन नहीं करेंगे।
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 2 भाई हुआ करते थे। तो काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह सबने सपोर्ट किया था और ये सक्सेसफुल रहा था। भारत का फर्स्ट सक्सेसफुल पीजेंट रिवोल्ट है ये। भारत का पहला सफल किसान विद्रोह है ये। तो दीनबंधु मित्रा का इसमें क्या रोल है? दीनबंधु मित्रा की अगर हम बात करें तो इनका एक प्ले हुआ करता था, इनका एक नाटक हुआ करता था जिसका नाम था नील दर्पण। तो इन्होंने अपने प्ले नील दर्पण के माध्यम से इसको सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। उसने भी दर्पण को इसको इंडिगो रिबेलियन को सपोर्ट किया था। अगर हम बात करें कि जो हिंदू ये न्यूज़पेपर था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट नामक न्यूज़पेपर ने भी, जो कि एच.सी. मुखर्जी का था, हरीश चंद्र मुखर्जी का था। हिंदू पैट्रियट नामक न्यूज़पेपर जो कि एच.सी. मुखर्जी का था, इसने भी इंडिगो रिवोल्ट को सपोर्ट किया है। तो नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखना, कई बार ये पूछे जाते हैं। 1859-60 में ये रिवोल्ट हुआ था और ये फर्स्ट सक्सेसफुल पीजेंट रिवोल्ट है भारत के इतिहास का। लिखो फटाफट। चलें भाई, चलें भाई, चलें। देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो भैया लॉर्ड लिटन के समय पर लगने वाली प्रेस के ऊपर पाबंदियां थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप अपने न्यूज़पेपर में लेख नहीं लिख सकते हैं। यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बताओ फटाफट से इसका आंसर। एक सेकंड ना भाई, पानी की बोतल का हमारी इधर रखी है आज। हम्म। चलिए भाई, यार एक बात बताओ, जैसे ऐसे कहते हैं कि कि जो पहले हमने सुना था गांव वगैरह में कि जो पहलवानी करते थे और जो पहलवान हुआ करते थे, तो उनके ठीक है वो जवानी में अपना पूरा पहलवान लेते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में तो उनके घुटने वुटनों में काफी परेशानियां होती हैं, ठीक है ना? जॉइंट्स में काफी परेशानियां होती हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ये टीचर्स हैं, मतलब हम लोग हैं, तो हम सुबह से शाम तक इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, बस बोलते ही रहते हैं। तो हमारे गले में क्या परेशानियां होंगी? बुढ़ापा आई गया देखो मेरा भी, तो गले में कुछ ना कुछ तो परेशानियां रही होंगी, आगे चल करके बढ़ेंगी। तो हमारे, क्योंकि हमको जो समस्या होती है मेनली वो बस गले से रिलेटेड होती है, और तो क्या ही समस्या होनी है। ये है कहानी। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि यार हमको तो, हम भी तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन भारत में ये जो आंटियां होती हैं, जो गली मोहल्ले में भाई सुबह से शुरू होती हैं, दे दनादन बुराई पे बुराई, ये शाम को पल्ला झाड़ करके, अरे मरन दे, हमें का मतलब काऊ की बुराई करवे से। तो उनके कुछ नहीं होता तो हमारे ही क्या होगा? है। जब इन भारत में जितनी बीवियां हैं जो लड़ाई करती हैं, उनके ही कुछ नहीं है तो हमारे ही क्या होगा? तो इसे सोच करके मैं अपने आप को सांत्वना दे लेता हूँ। वरना कई बार मैं सोचता हूँ 2-3 ही बैच पढ़ाऊँ और फिर रहने देता हूँ। फिर ये सब मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिलता है, तो उस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आगे बैचेस को कंटिन्यू कर लेता हूँ। ध्यान से सुनो अब। अगला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया गया था। ये किया गया था भाई लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड रिपन के। अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगर हम डफरिन की बात करें तो ये कौन है? वाइस रॉय था ये, वाइस रॉय। वाइस रॉय किस समय था ये वाइस रॉय? एट द टाइम जिस समय आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। आईएनसी का जब वो फॉर्मेशन हुआ था उस समय वाइसरॉय कौन था? 1885 में ये डफरिन हुआ करता था। तो ये दोनों बातें भी भाई फटाफट से लिख लो एक बार, फटाफट से लिख लो ये दोनों बातें भी। हम्म, हम्म, लिखो भाई। हम्म, 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 हम्म। चले भाई अगला बताओ, ये तो आपने लिख लिया, हाँ नेक्स्ट वाला बताओ, एक सेकंड देना मुझे, आप नेक्स्ट वाला बताओ फटाफट से। चले, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिटिस्ट ऑफ लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को भाई लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी? आप सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलकर के एनी बेसेंट के साथ चलाया गया था होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन किस किस ने चलाया था मेरे भाई? ये जो होम रूल आंदोलन है ये दो लोगों ने चलाया था, कौन कौन? एक तो हुआ करते थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के साथ में दूसरा हुआ करते थे बीजी तिलक। बीजी तिलक, एनी बेसेंट और बीजी तिलक। अगर मैं बात करूं बीजी तिलक की, तो एनी बेसेंट ने भी चलाया था कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, इनका न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसके माध्यम से इस होम रूल मूवमेंट को प्रोपेगेट कर रहे थे, फैला रहे थे। 1916 की ये बात है। तो बीजी तिलक भी चला रहे थे जिन्होंने ऑल इंडिया होम रूल बनाया था, होम रूल मूवमेंट चलाया था बीजी तिलक ने। और होम रूल लीग चलाई थी एनी बेसेंट ने। इनके न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं, बीजी तिलक के जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे यहाँ पर, वो हुआ करते थे मराठा एंड केसरी। कौन से? मराठा एंड केसरी। मराठा एंड केसरी यहाँ पर न्यूज़पेपर हुआ करते थे। अगर बीजी तिलक की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक स्लोगन भी दिया था, एक नारा भी दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे एंड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूंगा, हैव इट। सो स्वराज मेरा बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कहा था बीजी तिलक ने। और इसी समय पर फिर इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो लोकमान्य या फिर लोकमान्य बीजी तिलक कहा जाता है इनको। होम रूल आंदोलन के दौरान इनको ये उपाधि मिली थी। चलिए भैया नेक्स्ट। अगला है, एक छोटा सा काम था भाई वो करना था। अरे हो गया, अब नहीं है, अब आगे कंटिन्यू लगातार करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नेहरू जी। आपसे कह रहा है कि दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। सबसे पहली बात तो दादा भाई नेहरू जी की बात कर रहा है ये। दादा भाई नेहरू जी को आप सभी को पता है कि इनके द्वारा इनको एक तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरी चीज की बात करें तो इन्होंने भैया ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत दिया है कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत के पैसे को ब्रिटेन ले गए, वहां से वो पैसा वापस आता था लोन के रूप में। तो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ किसने दिया है, ड्रेन ड्रेन थ्योरी ऑफ जो वेल्थ है, धन की निकासी का जो सिद्धांत है, जो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ है, धन की निकासी का सिद्धांत है, उस धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया है मेरे भाई, सिद्धांत दिया गया है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो इनकी बड़ी ही फेमस सी किताब है जिसको बोलते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिखो फटाफट से, और लिखोगे। थ्री टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, थ्री टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं दादा भाई नेहरू जी। आईएनसी के वो पर्सन जिन्होंने आईएनसी के किसी सेशन में स्वराज शब्द का यूज किया था वो भी दादा भाई नेहरू जी थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या लिखेंगे, लंदन। तो इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर करी थी, लंदन में करी थी। और भैया ये तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जीत भी रखे हैं, है ना भैया, ये तो ब्रिटिश हाउस ऑफ इलेक्शन जीत रखे हैं, ये तो इलेक्शन जीत रखे हैं, किसके इलेक्शन जीत रखे हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन जीत रखे हैं दादा भाई नेहरू जी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। अरुणा असफ अली, ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट इतनी बार करवाया है मैंने, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है।
क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? ये चलाया गया था भैया 1942 में, है ना। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम तो अगस्त क्रांति है, क्योंकि अगस्त के महीने में चलाया गया था। और इस समय पर कोई भी लीडर नहीं था, सारे लीडर्स को अरेस्ट करके ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। इसीलिए इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहते हैं, इसीलिए इसको लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है, नेता विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। नेता विहीन आंदोलन भैया, लीडरलेस मूवमेंट या फिर नेता विहीन आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑप्शन कौन सा हो गया? बॉय हो गया, अरुणा असफ अली इसी से रिलेटेड है। और गांधी जी ने इसी के दौरान तो डू और डाई का नारा भी दिया था। इसी के दौरान तो गांधी जी के द्वारा स्लोगन दिया गया था। कौन सा स्लोगन? डू और डाई। डू और डाई, करो या मरो। तो भैया ये जो करो या मरो का स्लोगन था, करो, करो या मरो का जो स्लोगन था, ये किसके द्वारा दिया गया था? इसको गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का स्लोगन गांधी जी के द्वारा इसी मूवमेंट के दौरान दिया गया था। अगर मैं बारदोली सत्याग्रह की बात करूं तो बारदोली सत्याग्रह तो 1928 में चलाया गया था, जब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चलाया गया था, जिसको नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। खिलाफत आंदोलन भैया इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा 1919 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन भैया इंडियन इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा 1919 में चलाया गया था। समझ गए हैं बात को आप? समझ गए हैं बात को आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये है कहानी। चले नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अभी बताया था ना आपको, इरविन गांधी, इरविन पैक्ट। क्योंकि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसमें सिविल डिसोबीडियंस में हमें डिसोबी करना है रूल्स को, किससे संबंधित? सॉल्ट से संबंधित। इसीलिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। और सॉल्ट सत्याग्रह यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए किया गया था, और सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए मार्च भी हुआ था, इसीलिए इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। और डांडी मार्च जब हुआ था तो आईएनसी के लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। बट जब ब्रिटेन में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब आईएनसी नहीं पहुंची तो उसमें आईएनसी को पहुंचना था। तो ब्रिटेन से खबर आई थी आईएनसी को भेजो, और आईएनसी जाना नहीं चाहती थी। तो इरविन ने गांधी जी से बात करी थी, तभी तो गांधी जी गए थे आईएनसी के बिहाफ पर। इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इसका मतलब वायसरॉय कौन था इस समय? इरविन था, तो लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ही इस समय पर वायसरॉय था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन हो जाएगा। चेम्सफोर्ड कब था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय वायसरॉय कौन था? आपसे ऐसे पूछता है तो उस समय पर भैया चेम्सफोर्ड हुआ करता था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट देखिए भाई अगला। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज? अब इसमें समस्या पता है क्या हो जाएगी? हो सकता है कुछ लोग ऐसे रिलेट करने लगते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो कहीं लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर हुई हो? नहीं 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 नहीं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर सर्विसेज, कृषि सेवाएं शुरुआत की बात करें तो कृषि सेवाएं जो शुरू हुई थी वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर हुई थी। लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन फॉर, लॉर्ड कर्जन किस लिए फेमस है? तो भैया लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नोन फॉर, इसलिए जाना जाता है बेस्ट नोन फॉर, सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन किस लिए जाना? सीडीएस 2019 के पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है, जो कि विभाजन 1905 में हुआ था। और इस विभाजन के खिलाफ ही तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कब बना था? 1933 में बना था। इसके अलावा विलियम बेंटिक ने विद राजा राम मोहन रॉय, विद राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या कर दिया था? बैन लगाया था सती प्रथा पर।
जो ये सती सिस्टम हुआ करता था, सती सिस्टम, इस पर बैन लगाने का काम भी किसने किया था? विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के। अगर आप बात करो किसकी, रिपन की, तो रिपन को तो स्थानीय सुशासन का जनक कहते ही हैं। इसके टाइम पीरियड पर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया था इसके टाइम पीरियड पर। मिंटो कौन था? मिंटो के टाइम पीरियड पर याद है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। तो मिंटो के टाइम पीरियड पर याद होगा, मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। 1909 का जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था, इसी के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। समझ गए बात को? ये सारी इनसे संबंधित बातें हो गई हैं। ये सारी इनसे संबंधित बातें हो गई हैं। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 14। नेक्स्ट बात करते हैं हम भाई अगले वाले की। अगला वाला कहता है प्रश्न संख्या 15। 15वां, ओहो, ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही बढ़िया क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का, बंगाल का। तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि कब बना था? 1773 में बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले वो गवर्नर ऑफ बंगाल था, 72 में बना था, फिर 73 में वही प्रमोट हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, ठीक है। हु इस्टेब्लिश्ड द रेगुलर पुलिस सिस्टम इन इंडिया? ओ नहीं 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 नहीं, ब्रिटिश पैटर्न पर ना, ऐसा सुधार करने वाला तो कॉर्नवालिस था, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं था, वो तो कॉर्नवालिस था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या? अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, बिल्कुल सही बात है। जो सुप्रीम कोर्ट बनकर के तैयार हो गया था 1774 में, ये वाला तो सही है। नेक्स्ट है, द इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860, इन द ईयर 1860। इसका मतलब क्या है? ये भी सही है। अब मैं इसको सही क्यों कह रहा हूँ? आप कहोगे नहीं सर 1861 में हो रहा था, तो बस 61 में हुआ था। टू ओनली कहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो इसीलिए उसने ऑप्शन वही वाले डाले हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये वाला भी क्या है? सही है। ये वाला भी क्या है? सही है। इसका मतलब आंसर 2 एंड 3 होगा। इसका मतलब क्या है? आंसर 2 एंड 3 होगा। देखिए, तो इसीलिए आपको 60-61 में कंफ्यूजन हो तो भी उसने ऑप्शन उस हिसाब से दिए हैं, तो बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ा करो बस। अगला देखो, अगला क्या है? इसको पॉज करके दोबारा पढ़ना अगर किसी को समझ ना आए। लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 का जो लाहौर सेशन था, जहां पर डिमांड हुई थी, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, 1940 का, 1940 का आपको लाहौर सेशन याद आ रहा है, जहां पर डिमांड हुई थी पाकिस्तान की। तो जो पाकिस्तान की डिमांड हुई थी 1940 में, उस लाहौर सेशन के, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कहीं है ऑप्शन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखो, अगला। अगला प्रश्न है 17वां, मैच करना है। कौन सी चीज कब हुई थी? मेरे भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सारे बच्चे जानते हैं कि 1920 में चलाया गया था, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सारे बच्चे जानते हैं 1930 में चलाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स, अब देखो ये आपको समझ में नहीं आया कि फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स कौन कौन सा है। या तो 1946 की बात कर रहा है, या फिर जो 1937 की। क्योंकि 1937 में आपको याद है कि जनरल इलेक्शंस की परमिशन, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी, वो 1935 में आई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, उसमें ये कहा गया था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? कि जो जीतेगा वही भैया, जो जीतेगा वही भैया आपका जो है सरकार को चलाएगा। जो जीतेगा वही भैया आपका जो है सरकार को चलाएगा। और जो जीतेगा वही सरकार को चलाएगा, इसका मतलब तो वही हो रहा है। तो आंसर आंसर आंसर, या अच्छा, इसको ये जो लागू हुआ था, ये कब हुआ था? ये जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1937 में हुए थे। तो या तो ये वाला होगा या 1940 वाला। तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बाकी आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। देखो, मैं आंसर लगा देता, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको जैसा आप एग्जाम में करेंगे, है ना। वरना मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा भाई, तो वो उससे फायदा नहीं है कि मैं करवाऊं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच रहेगी, तो ऐसा करके सोचेंगे। तो देखो भैया, पहले का आंसर निकालो। पहले का क्या जाएगा? 1920 देख लो। तो 1920, इसका मतलब पहले का आंसर तो ये जाएगा 4।
तो पहले का क्या निकल आया, पहले का 4 निकल आया। दूसरे का क्या है 1930, तो दूसरे का क्या आ गया, दूसरे का भैया आंसर ये आ गया 1930 आ गया, तो दूसरे का 3 आ गया। तीसरे का पता नहीं, चौथे का पता है 1942। इसका मतलब चौथे का आंसर क्या आ गया, चौथे का आंसर 1942 आ गया, 431 आ गया। अब बचा टू वाला, टू वाला वही हो गया ना, मैंने कहा था ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी 1937 में, तो 11 में से 8 राज्य जीते भी थे कांग्रेस के और उन्हीं के मिनिस्टर्स बनाए गए थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1937 ही जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4312 इसका सही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 4312 ही इसका सही कॉम्बिनेशन बनेगा, 4312 ही इसका सही कॉम्बिनेशन बनेगा। चलें भाई आगे। 4312 43, अरे सी का तो पहले लिखेंगे ना। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या लिख दिया तुमने, सी का पहले हमने डी का लिख दिया, पहले हम सी का लिखेंगे ना, तो 4 और 3 तो ठीक है। सी का क्या है, सी का तो 2 है ना, तो 2 आएगा। और फिर डी का क्या है, डी का 1 है, तो 1 तो हम लास्ट में लिखेंगे। 4321 बन गया, 4321 बन गया। और 4321 किस में है ये देखो, 4321 तो बॉय में है, 4321 आंसर क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो ये भैया सही उत्तर हो गया, 4321 आपका सही उत्तर चला गया। नेक्स्ट देखिए भाई अगला क्या है। अगला प्रश्न है भाई आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। सीधा सीधा सा आंसर जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आपका जो है बंगाल किसके द्वारा बनाई गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। जे ए हेकी कौन है, जिसने फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, जिसने पब्लिश किया था, जिसने भैया पब्लिश किया था फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला न्यूज़पेपर 1780 में पब्लिश करने वाला कौन था, जे ए हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी। और विलियम जोन्स हो गया। नेक्स्ट देखो अगला, अगले की बात करें प्रश्न संख्या 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा था कि इंडिया के मुस्लिम्स ने ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टर्की के सुल्तान की पावर को कर्टेल कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन ने टर्की के सुल्तान की पावर को कर्टेल कर दिया था। तो इंडिया के मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। और उसी की जो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की, नवंबर 2019 में। ये मीटिंग कब हुई थी, नवंबर 2019 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जिसकी मीटिंग नवंबर 2019 में दिल्ली में हो रही है, इसके प्रेसिडेंट बनाया गया था महात्मा गांधी जी को। किसको बनाया गया था भैया इसके प्रेसिडेंट, महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन हो गया बॉय। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला है भैया न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। अभी बताया था ना मैंने, एनी बेसेंट और बीजी तिलक चला रहे थे न्यूज जो है होम रूल आंदोलन को। अगर मैं बात करूं 1916 में जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था, होम रूल मूवमेंट चलाया जा रहा था, इस होम रूल मूवमेंट को कौन कौन चला रहे थे, इस होम रूल मूवमेंट को बेसिकली दो आदमी लीड कर रहे थे। तो आईएनसी ने भी सपोर्ट किया था खैर। तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक इसको लीड कर रहे थे। एनी बेसेंट के जो न्यूज़पेपर थे वो कौन थे, वो एक तो था भैया आपका ये रहा कॉमनवेल्थ, और दूसरा कौन सा था, न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर थे। और मराठा, मराठा और केसरी ये न्यूज़पेपर हुआ करते थे बीजी तिलक के, मराठा और केसरी। तो पूछा कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया किसके थे, ये तो एनी बेसेंट के थे। राजा राम मोहन रॉय के मैंने आपको बताए थे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। दादा महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन, इनका काफी फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था। क्यों, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में निकाला करते थे। इंडियन ओपिनियन कहाँ पर निकाला करते थे, साउथ अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर निकाला करते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 20। समझ में आई बात। अगला नहीं है, आज की क्लास में हमारे 20 प्रश्न ही थे। अगला नहीं है, आज की क्लास में हमारे 20 प्रश्न ही थे। और आशा करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन हल्का सा और दिनों के मुकाबले स्लाइटली ज्यादा किया है किसी किसी क्वेश्चन में, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही 1 घंटे में हमारे 20 क्वेश्चन आज हो पाए हैं। ठीक है।
तो और दूसरी चीज़ मैंने बताया था ना कि सेट नंबर 6 का लेवल थोड़ा-सा मैंने डाउन किया था, अगले वाले का फिर से बढ़ाएँगे। ज़रूरी है ना कुछ बच्चों को जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, उनको भी तो आए थोड़ा-सा मज़ा। तो अगले में फिर से बढ़ाएँगे, फिर से रेडी हो जाना और इसको कंप्लीट कर लेना भाई। जिसने स्टार्टिंग वाले सेट नहीं कंप्लीट किए हैं, वो ही कर लेना। हर सब्जेक्ट के किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो सीरीज़ है मेंस वाली बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर के सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलते हैं भैया कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।